हेलो बच्चों, वेलकम टू कामतगिरी एकेडमी सतना। मैं आज आपके लिए एक पटवारी सिलेक्शन सीरीज जो सब्जेक्ट वाइज आपके लिए टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसमें हमने साइंस के एमसीक्यूज करने का प्रयास किया है। आप सभी के लिए साइंस के एमसीक्यूज रहेंगे और साइंस के हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज करेंगे जो पटवारी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पटवारी पद के लिए अंतिम और अचूक प्रयास अब करते हैं मिलकर के। एक टीचर का प्रयास एक सिंगल प्रयास होता है। यदि आप और हम सब मिलकर के प्रयास करें तो ऐसा कोई काम नहीं है या ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसे पास ना किया जा सके। तो अब हमें इस अंतिम प्रयास को अचूक प्रयास के रूप में, अचूक का मतलब होता है कि अब हमारा निशाना है एक सही डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में अपने गोल को भेदने के लिए होना चाहिए। तो अब हमें इस प्रयास के लिए साइंस की क्लास को स्टार्ट करना है और हम आपके लिए इसी तरह रेगुलर अब टेस्ट सीरीज लाएंगे, जिसमें जब तक पटवारी की एग्जाम चलेंगे तो सभी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के रूप में साइंस की क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी, अदर क्लासेस अपने यहां से प्रोवाइड होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं साइंस में जो अपना पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, ये पटवारी सिलेक्शन सीरीज के लिए अपने पास क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहले कह रहा है, आपके सामने है क्वेश्चन कि व्हाट इज द ingredient of an antacid marketed in the form of milk of magnesia। marketed in the form of milk of magnesia यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? प्रति अम्ल का मुख्य तत्व यानी मेन एलिमेंट क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा है MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, तीसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है मैग्नीशियम सल्फेट। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व। तो यदि आप बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में, यानी नाम एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जिसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। यह एक एंटासिड है। क्या है? एंटासिड। इसे इंग्लिश में एंटासिड और हिंदी में प्रति अम्ल कहते हैं। प्रति अम्ल के रूप में नाम से जाना जाता है। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम प्रति अम्ल या एंटासिड कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है? तो क्या होता है, आपको पता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे पेट में एक तो एसिड पाया जाता है, जिस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हमारे खाने में, भोजन में या पेट में एसिड को कम करने के लिए एक एंटासिड का प्रयोग किया गया है, जिसे हमने नाम दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम देते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको सॉल्व करना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है जो एंटासिड है। क्या है? एक एंटासिड। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या? तो ये एक एंटासिड है, एंटासिड के रूप में वर्क करता है, यानी प्रति अम्ल के रूप में वर्क करता है। ओके, अगला क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो ये अपना अगला क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं
स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को यदि हमें कठोर बनाना है तो किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, या मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है, यानी मैग्नीज कंटेंट को बढ़ाया जाता है, या सिलिकॉन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, अमाउंट ऑफ सिलिकॉन, और या क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो याद रखिएगा भैया, स्टील को यदि हमें कठोर बनाना है, हार्ड बनाना है, यानी स्टील को टेम्पर टू इंपैक्ट हार्डनेस, यानी स्टील के टेम्पर को हार्ड बनाना है, तो हमें क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाना होगा। ये अपना आंसर हो जाएगा क्रोमियम, यानी हमें किसकी मात्रा को बढ़ाना होगा? क्वांटिटी ऑफ क्रोमियम, क्वांटिटी ऑफ क्रोमियम, हमें क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाना होगा। यदि अब आपको ध्यान रखना है, स्टील यदि हमें हार्डनेस बनाना है, कठोर बनाना है, तो हमें क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाना होगा। और दूसरा क्वेश्चन, यदि हमें लोहे को कठोर बनाना है, यानी आयरन को कठोर बनाना है, ध्यान रखिएगा यहां पर एक क्वेश्चन ये भी है कि यदि आयरन को कठोर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? कार्बन की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। ये याद रखिएगा भैया कि कार्बन की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है लोहे को कठोर बनाने के लिए। लोहे यानी आयरन को हार्डनेस बनाने के लिए हमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। तो इस चीज को अच्छे ढंग से भैया कर लीजिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, यानी फ्रॉम द केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू वर्मिलियन इज, वर्मिलियन, वर्मिलियन यानी सिंदूर को हमने नाम क्या दिया? इंग्लिश में वर्मिलियन बोला जाता है। ध्यान रखिए, कभी कभी पेपर में आपका वर्मिलियन ऐसे हिंदी में दे देता है, या इसी को वर्मिलियन ऐसे ये लिख के आ जाता है। वर्मिलियन का फार्मूला क्या है? तो वर्मिलियम का यदि फार्मूला आपसे पूछता है तो आपको लिख देना है HgS, ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसे नाम क्या देते हैं हम? मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये क्या हो जाएगा? ये मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा, HgS हो जाएगा। ये मरकरी सल्फाइड लिखा है, यहां पर मर्क्यूरिक सल्फाइड है, यहां पर होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये आपका HgS। इस HgS का ही दूसरा नाम होता है सिनेबार। इसे हम सिनेबार के नाम से भी जानते हैं, तो इसे नोट डाउन करिएगा भैया। इसे क्या कहते हैं हम? सिनेबार के नाम से भी जाना जाता है। तो रासायनिक दृष्टिकोण से यदि सिंदूर आपका लाल रंग का होता है, कलर का होता है, और ध्यान रखिएगा ये इस पे जहरीला होता है। ये क्या होता है? जहरीला होता है, इसलिए बच्चों के पास नहीं रखना चाहिए, बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव होता है बॉडी के लिए। और इसका जो किस मिक्सचर होता है, तो ये मरकरी और सल्फाइड यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड के मिक्सचर से बनता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HgS इसका फार्मूला होता है। तो याद रखिएगा भैया, इसका जो आंसर होगा, तो रासायनिक केमिकल फार्मूला इसका मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी सिनेबार होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? व्हाट मिक्सचर इज गन पाउडर मेड ऑफ? गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? व्हाट मिक्सचर इज गन पाउडर मेड ऑफ, यानी गन पाउडर को किसके मिक्सचर से बनाया जाता है? गन पाउडर में क्या मिलाया जाता है? तो देखिए, गन पाउडर, यदि गन पाउडर की बात करें तो चारकोल, सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी को मिलाकर के हम गन पाउडर को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गन पाउडर बनाया जाता है। इसे हम काला पाउडर भी कहते हैं। गन पाउडर को हम क्या नाम देते हैं भैया? काला पाउडर। इसे हम काला पाउडर भी कहते हैं, ब्लैक पाउडर के नाम से भी ये जाना जाता है। इसे हम गन पाउडर या काला पाउडर या ब्लैक पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। यह समय है आपका अंतिम और अचूक प्रयास करने का, क्योंकि समय कम है। मुझे लगता है आप लोगों के एग्जाम
कंप्लीटली रेगुलर 2 चल रहे हैं। 15 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं और आज 17 मार्च हो गई है। 3 दिन एग्जाम हो चुके हैं और 3 दिन के एग्जाम में जिसने एग्जाम दे दिया उसका तो कंप्लीट हो गया, पर अभी जिसका बचा हुआ है उसके लिए अभी अंतिम घड़ी बची हुई है, अंतिम प्रयास बचा हुआ है। इसलिए वो अंतिम प्रयास अचूक प्रयास के रूप में करेगा। अंतिम प्रयास उसे किस रूप में करना चाहिए? अचूक प्रयास के रूप में मेरे भैया करना चाहिए। आप सभी लोग बेहतर मेहनत के साथ लगातार मेहनत के साथ अपने गोल को, अपने लक्ष्य को फॉलो करो। हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। अर्जुन ने चिड़िया की आंख देखी थी, अर्जुन ने उसका शरीर नहीं देखा था। इसलिए ध्यान रखो मेरे भैया, आप समय को ना देखो, अपने लक्ष्य को देखो। समय कम है या ज्यादा है, आपको केवल अपने लक्ष्य को भेदना है। इसलिए लक्ष्य के लिए अंधे होकर के तैयारी करो, यानी अंधे होकर के, यानी आपको समाज से, आपको चारों तरफ से कोई मतलब नहीं है, आपको ओनली अपनी तैयारी से मतलब है। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जितना भी समय है, मैं कहता हूं 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय है, उस समय को आप यूटिलाइज करिए अपने लक्ष्य को भेदने में। लक्ष्य भेदन ही अपना सबसे बड़ा कर्म है। हमें अपना लक्ष्य भेदन करना है, चाहे हमारे सामने जो कुछ हो। पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए, पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए, मेहनत ऐसे करना चाहिए, अपना वर्क हमें ऐसे करना चाहिए कि हमारे सामने, हमारे अगल बगल, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। हम जब अपने कार्य को करते हैं तो अपने आप को इतना देना है, अपने आप को इतना रगड़ देना है कि रगड़ से ही हमारा काम कंप्लीट हो जाए। यानी आपको भी मालूम है कि जब रस्सी को बार बार तो पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं। इसलिए कम समय में आप अपनी बेहतरीन तैयारी को मेहनत के साथ करिए और इस अचूक प्रयास में अपने इस लक्ष्य का भेदन करिए। और इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर की यदि बात करें, अपना 2 सेकंड, ये तो अपना चारकोल, सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट के मिक्सचर से गन पाउडर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा कि चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट यदि मिला दिया जाए तो गन पाउडर या ब्लैक पाउडर का निर्माण हो जाता है। गन पाउडर को ही काला पाउडर या काला पाउडर के रूप में या ब्लैक पाउडर के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न धातुओं में सबसे हीन चालक कौन सा है? हीन चालक, बहुत अच्छा, सिंपल। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने है भैया, विच इज द वर्स्ट कंडक्टर? वर्स्ट कंडक्टर आपने होगा गुड, बेटर, बेस्ट। मेरे भैया गुड, बेटर, बेस्ट। आपको ना गुड रहना है ना बेटर रहना है, बेस्ट बनना है। बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, बैड। खराबी को कितना खराब कहा जाए तो खराबी को या कमी को अपने हम वर्स्ट ही कहेंगे। क्या कहेंगे? हमारे अंदर जो कमी है उसे हम बैड भी नहीं कहेंगे, वर्स्ट भी नहीं कहेंगे। यदि हमारे अंदर खराबी है तो वो बेहतरीन खराबी है, सबसे बड़ी खराबी है, और उसे हमें दूर करने के लिए क्या, किससे कॉम्बिनेट करना होगा? बेस्ट बनना होगा। हमें अपने काम में बेस्ट बनना होगा, चाहे हम छोटा काम करें या बुरा काम, बड़ा काम करें, हमें अपने आप में बेस्ट बनना है। इसलिए यहां पर निम्न धातुओं सबसे हीन चालक यानी वर्स्ट कंडक्टर, यानी सबसे बेकार कंडक्टर के रूप में, सबसे कम कंडक्टर के रूप में, सबसे कम चालक के रूप में कौन वर्क करता है? यानी ऐसा मेटल, धातु कह रहा है ना, ऐसा मेटल जो कंडक्टर नहीं होता, यानी चालक की तरह वर्क नहीं करता है, जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। यदि फ्लो भी होती है तो बहुत स्लो मोशन में फ्लो होती है। तो वह आपका यहां पर आयरन में फ्लो होती है, सिल्वर में भी फ्लो होती है, गोल्ड में भी फ्लो होती है। ये आपका हो जाएगा शीशा, ग्लास। क्या हो जाएगा? शीशा या ग्लास। ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसे हम पीबी, लेड, शीशा, इसका फार्मूला होगा, लेड होगा, पीबी होगा, एलिमेंट्स नेम होगा। ओके, अगला क्वेश्चन।
पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? बहुत अच्छा कह रहा है, पीतल, ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंस यानी कह रहा है ब्रास गेट डिसकलर्ड इन एयर में ब्रास क्यों डिसकलर्ड हो जाता? किसके कंटिन्यूअस प्रेजेंस होने से डिसकलर्ड हो जाता है, यानी रंगहीन हो जाता है मेरे भैया। तो किसके कंटिन्यूअस प्रेजेंस रहने से डिसकलर्ड हो जाता है? किसके कंटिन्यूअस? हाइड्रोजन सल्फाइड के, हाइड्रोजनित वेपर के, एल्यूमिनियम सल्फाइड के या एल्यूमिनियम फास्फाइड के। पीतल तो यदि एयर से जब पीतल आपका ब्रास एयर के कांटेक्ट में आता है, जब आपका पीतल यानी ब्रास एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर के पास यदि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S है, तो ऐसी स्थिति में पीतल H2S और एयर से रिएक्ट करके कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है भैया, रंगहीन हो जाता है मेरे भैया। ये क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के, यहां पर ये गलत लिखा हुआ है मेरे भैया, यहां पर ये एल्यूमिनियम फास्फाइड लिखा है, जिसे आप लिख लीजिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या लिखना है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, ये आप लोग देख लीजिएगा, सब सही है। ये यहां पर देखिए इनकी मिस्टेक है थोड़ा सा, तो इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा, पूरा ये मिस्टेक है। तो ये आपका हाइड्रोजनित वेपर यानी हाइड्रोजन वेपर, और ये एल्यूमिनियम सल्फाइड ये लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम फास्फाइड ये लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है, थोड़ी इसको क्लियर कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, यदि आपका क्वेश्चन आता है कि ब्रास जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर के पास क्या प्रेजेंस होता है कि ब्रास आपका कलरलेस हो जाता है, तो आपको आंसर देना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S यदि वहां पर प्रेजेंस होता है तो ये कलरलेस हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन है अपना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे पहला क्वेश्चन, भारी जल क्या है मेरे भैया? भारी जल D2O, भारी जल का फार्मूला होता है D2O, जिसे हम ड्यूटीरियम डाइऑक्साइड कहते हैं। ड्यूटीरियम डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के 3 एलोट्रॉप प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइटियम है। हाइड्रोजन के 3 एलोट्रॉप यानी अपर रूप तीनों होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम होते हैं। H1 1H1 1H2 और 1H3 ये 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ड्यूटीरियम से ही, इससे मिलकर के ये इस हाइड्रोजन के मिक्सचर से ही ड्यूटीरियम डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आपका कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल होता है ये न्यूट्रॉन के मोशन को कम करता है। न्यूट्रॉन के मोशन को क्या कर देता है? कम कर देता है, स्लोइंग डाउन न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको क्या करता है? न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन,
लीजिए अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, वाहनों से जो निकलती है वो प्रदूषित गैस। तो देखिए वाहनों से तो बहुत सारी गैस, यहां पर लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जितनी भी गैसें हैं इनका फार्मूला ये देखें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका सल्फर डाइऑक्साइड S2O सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। सॉरी, इसका फार्मूला जो होगा आपका NO2 और N2O, ये दोनों अलग अलग हैं। ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा और ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस तरह से वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस, ये सभी प्रदूषित गैस हानिकारक गैसें हैं, पर यदि इनमें सबसे ज्यादा जहरीली गैस देखें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पेट्रोलियम वाहनों से निकलती है। और ये ज्यादातर ये गैसें आपके डीजल के द्वारा जो इंजन चलते हैं, अपने मोटर वाहन चलते हैं, तो उनसे ये गैसें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड चलती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है और सबसे ज्यादा जो जहरीली गैस होती है, वैसे तो सभी हानिकारक गैसें हैं बट कार्बन मोनोऑक्साइड उनका प्रदूषित गैस ही है, इसलिए यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा जहरीली होती है। हम कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रेफर करेंगे और आंसर हमारा जो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, हास्य गैस है लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस, हास्य गैस, लाफिंग गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। यहां पर आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड होगा ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड, अभी अभी मैंने फार्मूला बताया नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं, N2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अम्ल वर्षा के लिए क्या है? कौन सा, निम्न में से, इनमें से कौन सा क्या है जो एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है? एसिड रेन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एसिड रेन के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये फुल स्क्रीन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं निम्न में से कौन सा एसिड रेन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, तो देखिए अम्ल वर्षा कैसे होती है। सबसे पहले है कि एसिड रेन होता क्या है, एसिड रेन कैसे बनती है? तो सिंपल सी बात, एसिड रेन, यदि आपकी वर्षा होने जा रही है, रेन होने जा रही है, वर्षा हो रही है, और वर्षा के जब वर्षा से वाटर के पार्टिकल यानी जल के कण, जल नीचे आता है, वाटर नीचे आता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में यानी पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल, अर्थ के एटमॉस्फेयर में यदि, अर्थ के एटमॉस्फेयर में यदि नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड S2O से ये वर्षा के पार्टिकल मिल जाते हैं, रेन के, वर्षा के का जल जब नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो वह वर्षा एसिडिक रेन कहलाती है, या एसिडिक रेन के फॉर्मेट में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम एसिड रेन या अम्ल वर्षा कहते हैं। अब ये अम्ल वर्षा क्या होता है कि जब नदी के जल में जब यह वाटर नदी के जल में प्रवेश करता है, यानी रिवर के वाटर में पहुंच जाता है और मिल जाता है, तो नदी के जल का पीएच वैल्यू कम कर देता है। पीएच वैल्यू क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। यानी नदी के जल का जो सामान्य पीएच मान होता है वो अपने सामान्य पीएच मान से कुछ कम पीएच मान हो जाता है। इस तरह यदि वहां का पीएच मान कम हो जाता है तो वहां रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं,
जितने भी वो सब, उन सभी की को हानि पहुंचती है, यानी वो परेशान हो जाते हैं और बीमार होकर के बीमार होने लगते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका अपना होगा, तो अब इससे क्वेश्चन एक अगला और जो क्वेश्चन पूछता है कि एसिडिक रेन, जो एसिडिक रेन होती है इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? एसिडिक रेन या एसिडिक रेन कब बनती है? तो ध्यान रखिएगा, जब वर्षा के जल का पीएच मान, जब वर्षा के जल का की पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है, जब वर्षा के जल का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है, ये पीएच वैल्यू कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह वर्षा का जल एसिडिक रेन या अम्ल वर्षा के रूप में फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, यानी अम्ल वर्षा कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा भैया, सिंपल सा, जब बारिश होती है और उस जल का जब पीएच वैल्यू निकाला जाता है, यानी हाइड्रोनियम आयनों का कंसंट्रेशन निकाला जाता है, तो उस स्थिति में यदि पीएच वैल्यू 5.6 से कम आती है तो उसे हम एसिडिक रेन का नाम दे देते हैं। ओके, इस तरह से इसको नोट डाउन करिए। और इस तरह ये वर्षा का जल जब नदी के जल में प्रवेश करता है तो जीव जंतुओं के लिए घातक रूप में सिद्ध होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबेल गैस, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? विच नोबेल गैस इज नॉट इन द एयर? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, नोबेल गैसेस किसे कहते हैं? नोबेल गैसेस को हम दूसरा नाम देते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। अगला निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप गैसेस के रूप में नाम से भी जानते हैं। शून्य समूह की गैसें भी इन्हें कहा जाता है। ये कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान और एक हो गई है ऑगनसन। एक नई जो नोबेल गैस आई है वो ऑगनसन है, जिनमें से रेडान एक ऐसी नोबेल गैस है, रेडान ऐसी नोबेल गैस है जो आपका एयर में नहीं पाई जाती है, यानी एटमॉस्फेयर या एयर में नहीं होती है, वायु में नहीं होती है। तो जाने वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? रेडान। रेडान एक ऐसी नोबेल गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नोबेल, ये तीनों गैसेस आपकी नोबेल गैसेस पाई जाती हैं और रेडान आपकी यहां पर ऐसी नोबेल गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है, वायु में नहीं होती है। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा स्टोन, जो गुर्दे में स्टोन होता है, तो मानव के गुर्दे में, मनुष्य के गुर्दे में स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी, जो ह्यूमन किडनी में स्टोन फॉर्म होता है यूजुअली मेड अप ऑफ, तो ये किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से, कैल्शियम सोडियम एसीटेट से, मैग्नीशियम सल्फेट से या कैल्शियम से? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट से मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है इसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट के द्वारा फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से हाँ, प्राकृतिक रेशा कौन सा है? Which of the following is नेचुरल फाइबर? नेचुरल फाइबर, बहुत अच्छा। यहां पर फाइबर की बात किया है तो हमें ये देखना होगा, नेचुरल फाइबर यदि पूछ रहा है तो हम पहले देखेंगे फाइबर कितने टाइप के होते हैं। यहां पर नेचुरल फाइबर, तो फाइबर जो होते हैं 2 टाइप के होंगे, एक आपका हो जाएगा नेचुरल हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल।
एक नेचुरल फाइबर और एक आर्टिफिशियल फाइबर हो जाएगा। इस तरह 2 फाइबर हुए, जिनमें से यदि हम नेचुरल फाइबर की बात करें, नेचुरल क्या होता है? प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक रेशा, और ये होगा आपका कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा हो जाएगा। ये आपका आर्टिफिशियल या कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा, और नेचुरल हो जाएगा आपका प्राकृतिक रेशा। इस तरह से जो आपके रेशम, रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेशम, सिल्क, तो सिल्क आपका इस क्वेश्चन के में देखा जाए तो सिल्क आपका नेचुरल फाइबर के लिए रूप में वर्क करेगा, यानी ये नेचुरल फाइबर होगा या मानव प्राकृतिक रेशा के रूप में जाना जाएगा। इस तरह से आपका कपास भी नेचुरल फाइबर के रूप में जाना जाता है। नेचुरल फाइबर होता क्या है? तो नेचुरल फाइबर की यदि प्राकृतिक रेशे की बात करें तो पौधे और जीव जंतुओं से जो जिस रेशे का निर्माण होता है वो रेशा होता है। कपास, ऊन, रेशम, जूट, कपास, ऊन, रेशम, जूट आदि, कपास, ऊन, रेशम, जूट, ये सभी आपके प्राकृतिक रेशे होते हैं, नेचुरल रेशे के रूप में काम करते हैं। इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों कंप्लीट करना है आपको, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन रेडियोधर्मिता की यूनिट है। रेडियोधर्मिता की यूनिट पूछ रहा है, रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। यहां पर तो देखिए एंगस्ट्रॉम जो होती है, एंगस्ट्रॉम ये एक डिस्टेंस की यूनिट होती है, जिसमें आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। ओके, कैंडिला आपकी ये कैंडिला ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हम ज्योति तीव्रता कहते हैं, ज्योति तीव्रता, यह एक एसआई यूनिट भी होती है। ये एसआई यूनिट है। फर्मी, 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर होता है। यह भी एक डिस्टेंस की यूनिट हो गई। क्यूरी जो है, मैडम क्यूरी, और मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता के बारे में बताया था, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था, इसलिए इसकी जो यूनिट है रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की, तो वो हो जाएगी आपकी क्यूरी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एलिमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बॉडी? ये आपका रेडियो सोडियम का उपयोग किया जाता है। तो इसको नोट डाउन करिएगा भैया कि ये आपका जो निम्न रेडियो तत्वों में, इनमें से मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति यानी ब्लड जो फ्लो के मोशन को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हम रेडियो सोडियम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रेडियो सोडियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है अपना, किसे चमत्कारी दवा के रूप में जाना जाता है? ये बहुत अच्छा, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक या एनेस्थेसिया, किसे हम मिरेकल मेडिसिन यानी मिरेकल मेडिसिन यानी चमत्कारी दवा के रूप में जानते हैं। इनमें से चारों में से किसे हम चमत्कारी दवा कहेंगे? तो हम किसी भी ज्यादातर यूज करते हैं एंटीबायोटिक, इसे हम चमत्कारी दवा के रूप में यूज करते हैं, यानी चमत्कारी दवा के नाम से जानते हैं। एंटीबायोटिक को ही हम चमत्कारी दवा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना खाने के सोडे का, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट। ये खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम बेकिंग सोडा? खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत, तो खाने के सोडा या बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा को जो फार्मूला होता है
बेकिंग सोडा, इसे हम मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। मीठा सोडा या खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, अब यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट के फार्मूले पर जाएं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इस तरह से ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है जिसका फार्मूला होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड नमक का फार्मूला होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, यही आंसर आपका सही होगा, जिसका फार्मूला NaSCO3 होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला 2SO4 सोडियम सल्फेट, ये फार्मूला हो जाएगा। इस तरह से ये सभी, तो रासायनिक नाम खाने के सोडे का एक रासायनिक नाम कहें तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु का भाग नहीं है? Which of the following particle is not a part of an atom? बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन है कि एटम में, तो डाल्टन ने बताया था कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा कण होता है, बट बाद में जब देखा गया तो एटम से ही हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल दिया। न्यूट्रॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था, जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये इस तरह से ये तीनों जो एलिमेंट हैं, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों पार्ट आपके एटम का ही पार्ट होते हैं, यानी परमाणु का ही भाग होते हैं। ये परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो एटम में नहीं पाया जाता है। इस तरह से इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फोटॉन। ओके, हाँ, एक चीज और इस पे बता दें कि जो आपका एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस यानी एटम के परमाणु के नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंस होते हैं। इसके बाद इनके चारों ओर जो निगेटिव चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन होता है, ये चक्कर लगाता रहता है। इनके चारों ओर चक्कर, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इस तरह से एक एटम का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण, बहुत अच्छा, इस विटामिन की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग? किस विटामिन की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? ऐसी कौन सी विटामिन है जिससे, तो देखो, विटामिन सी की कमी से क्या रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन के की कमी से खून का थक्का न जमना या हाँ, विटामिन के की कमी से आपका खून का थक्का नहीं जमता, यानी खून के थक्का को यदि जमाना है, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग का काम करना है, ब्लड क्लॉटिंग, तो ये विटामिन के आपका क्या काम करता है? ब्लड क्लॉटिंग का वर्क करता है। याद रखिएगा, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग का वर्क करता है। इसकी कमी से हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है। इसकी कमी से हीमोफीलिया, इसकी कमी से आपका हीमोफीलिया नाम की बीमारी हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। और विटामिन के का रासायनिक नाम की बात करें, विटामिन के का रासायनिक नाम, केमिकल नाम फिनोल्फ्थेलिन होता है।
फिनोप्थेलिन ये होता है, वो सॉरी फिनोप्थेलिन नहीं होता, फिनोक्विनोन होता है। इसका जो केमिकल नेम होता है फिनोक्विनोन, ये इसका फिनोक्विनोन होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये इस तरह से, और विटामिन की कमी से आपको विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी सूर्य की रोशनी से मिलती है, सूर्य की रोशनी से मिलती है, और विटामिन डी की कमी से